नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। न डरो, न रुको और न कभी हारो, बस आगे बढ़ते चलो। अगर इसी मूल मंत्र को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ा जाए तो मंजिल मिल जाती है। आज हम आपको एक ऐसी तेजस्विनी से मुलाकात आपकी करवा रहे हैं जिसने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आज इस कानूनी लड़ाई की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो या तमाम और फिल्म इंडस्ट्रीज हों देश की, वहां पर फीमेल मेकअप आर्टिस्ट की एंट्री खुल गई है। दरवाजे उनके लिए भी खुल गए हैं, वो दरवाजे जो पिछले 59 सालों से बंद पड़े थे। तो आइए मुलाकात करें हमारी आज की तेजस्विनी चारू खुराना से। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि बॉलीवुड में करीब 6 दशकों से महिलाओं को मेकअप आर्टिस्ट बनने की इजाजत नहीं थी। सिने कॉस्ट्यूम मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर ड्रेसर्स एसोसिएशन के नियम के अनुसार बॉलीवुड में मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ पुरुष ही हो सकते थे। महिलाएं हेयर ड्रेसर तो बन सकती थी, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट नहीं। चारू खुराना ने बॉलीवुड के इस जेंडर बायस के खिलाफ आवाज उठाई और थाना पुलिस से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में चारू के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस नियम को रद्द कर दिया जिसमें महिलाओं को मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर सदस्यता देने पर पाबंदी थी। हालांकि अदालत के इस फैसले के बाद भी चारू की 1 दशक से जारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि एसोसिएशन ने उन्हें मेकअप कार्ड तो जारी कर दिया, लेकिन हेयर ड्रेसर सदस्यता संबंधी कार्ड जारी करने से इनकार कर दिया। चारू की लंबी अदालती लड़ाई तब रंग लाई जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चारू को एसोसिएशन में मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर की दोहरी मेंबरशिप प्राप्त हुई। चारू की इस जद्दोजहद ने जहां बॉलीवुड की इस पुरुष प्रधान सोच को तोड़ा है, वहीं महिलाओं के लिए बॉलीवुड में आधिकारिक तौर पर मेकअप आर्टिस्ट बनने का रास्ता साफ कर दिया है। बॉलीवुड में महिला मेकअप आर्टिस्टों के हक की लड़ाई की अगुआ चारू खुराना है हमारी आज की तेजस्विनी। चारू खुराना आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी उन फीमेल मेकअप आर्टिस्ट के लिए और अपने लिए, और अपनी एंट्री खुलवा ली मुंबई की नगरी में। आइए मुलाकात करें। बहुत बहुत स्वागत है चारू खुराना हमारी तेजस्विनी में आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो लड़ाई आपने इतनी लंबी लड़ी, आप तो मेकअप आर्टिस्ट थी और अच्छे से काम करना चाहती थी, क्यों ऐसा करना पड़ा आपको? बॉलीवुड में जो मेकअप आर्टिस्ट की एंट्री थी वो लड़कियों के लिए बैन थी। अच्छा। इतने सालों से, मतलब 50-60 सालों से उन्होंने एंट्री बैन करके रखी थी कि लड़कियां जो हैं वो सिर्फ हेयर ड्रेसिंग का ही काम करेंगी, मेकअप का काम कर ही नहीं सकती थी। अच्छा। जो मेकअप होंगे वो सिर्फ मेकअप मैन होंगे। तो ये तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, बिकॉज जब भी हम मेकअप के बारे में सोचते हैं, यू नो, लिपस्टिक ब्लशर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहले हम लोग लड़कियों से ही एसोसिएटेड करते हैं, महिलाओं से ही एसोसिएटेड करते हैं। तो रूल सुनने में मुझे पता चला था, मुझे ही सुनने में बहुत अटपटा सा लगा था और बहुत हैरानी होती थी कि हमारे देश आजाद हो गया और अभी तक लड़कियां आजाद नहीं हुई हैं अपना प्रोफेशन चूज करने के लिए। तो सुनने में जब आप गई थी बॉम्बे, तो क्या आपको पता था ये हकीकत आपको मालूम थी कि आप वहाँ पे काम वाम नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्री में? नहीं, मुझे ऐसा पता नहीं था। मेरे को वहाँ पहुँचने के बाद पता चला था कि वहाँ पर ऐसा कुछ रूल है। जब एक बार ही मेरे को किसी ने टीवीसी कमर्शियल के लिए अप्रोच किया था, तो मैं काम कर रही थी जैसे सब लोग काम करते हैं, पूरे इंथुजियाज्म के साथ, यू नो, नया काम है, नई इंडस्ट्री आप हमेशा करना चाहते हो, आपको मौका मिल रहा है करने का। तो उस टाइम पे जब काम करते करते सडनली 3-4 यूनियन के मेंबर आए, उन्होंने पूछा कार्ड दिखा, तो मैंने उनको अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। अच्छा। पर उन्होंने बोला नहीं, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो मैंने कहा ये आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? कहते हैं आप अगर मेंबर हो यूनियन के तभी आप काम कर सकते हो। अच्छा। तो मैंने बोला मेंबर तो नहीं हो, आप बना दीजिए मुझे मेंबर। तो उन्होंने बोला कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। कहते हैं अगर आपको मेंबर बनना चाहिए तो आपको 15 साल महाराष्ट्र में रहना चाहिए। उनका ये बहुत वियर्ड सा रूल था कि आप 15 साल तक अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तभी आप इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर सकती हैं एज अ हेयर ड्रेसर। वो भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं, एज अ हेयर ड्रेसर। अरे जो लोग, मुझे हैरानी हुई, जो लोग जम्मू में रहते हैं, यू नो, राजस्थान से लोग आते हैं काम करने के लिए, वो लोग क्या हिंदुस्तान के हो गए, हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकते? बताइए। अब हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में, यू नो, सिंगर्स आते हैं पाकिस्तान से, एक्ट्रेसेस आती हैं, यू नो, लंदन से, यूएस से, अमेरिका से। हम लोग इंटरनेशनल टैलेंट को, यू नो, एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड कर रहे हैं। और सुनने में ही अजीब लगता था कि मेकअप आर्टिस्ट काम नहीं कर सकता, हिंदुस्तानी होने के बाद हिंदुस्तान में काम नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा काम करने के लिए?
तो सुनने में बहुत अड़पड़ा पड़े। तो फिर उनके मैंने ऑफिसेज में जाना शुरू किया, एप्लीकेशंस लिखी उनको खूब सारी कि आप एक मेरे को वजह तो बताओ। वो लोग तो रिटर्न में वजह भी नहीं बताते थे कि हम इस वजह से आपको मेंबरशिप नहीं दे रहे। अच्छा। तो बहुत साल तक तो मैं दरवाजे ही खड़खड़ाती रहेगी उनके सीनियर ऑफिसर्स के, जो मैनेजमेंट कमेटी थी, कि आप इनरोल करिए ऐसे लड़कियों को, बिकॉज मेरी जैसे और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो कि इस प्रोफेशन में घुसना चाहती हैं और उनका हक है काम करने का। बिल्कुल। तो बहुत सालों तक तो उन्होंने मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली, मैं भी ट्रेड में नहीं थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि व्हाट इज द राइट चैनल। धीरे धीरे चैनल्स के बारे में पता चला कि एक यूनियन की मदर बॉडी होती है, मदर बॉडी अगर यूनियन नहीं सुनती है तो आप मदर बॉडी के पास जाते हो। तो जब मैं मदर बॉडी के पास गई, मैंने उनको बोला कि ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, मैं LA से पढ़ के आई हूँ, मैंने मास्टरी की डिग्री करी है मेकअप में, स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप जानती हूँ मैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेकअप के बारे में, मेरे पास अब इतनी अच्छी स्किल्स हैं, तो आप मेरी स्किल्स को क्यों नहीं आगे बढ़ने दोगे। तो मैंने उनसे आर्ग्यू किया। जब मैंने उनको बोला कि अगर आप मेरे को इस बात का जवाब नहीं दोगे तो मैं लेबर मिनिस्ट्री में जाऊंगी टू नो व्हाट इज माय राइट, मेरे को मेरे हक के बारे में पता होना चाहिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। तब उन्होंने मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली मेंशन था कि मेकअप जो होगा वो मेकअप मैन होंगे और जो विमेन होंगी वो हेयर ड्रेसिंग होगी। तो अच्छा, तो ये बताइए, तो फिर मुंबई में कैसे लड़कियां काम करती हैं? मतलब क्या वहाँ पे बिल्कुल ही विमेन मेकअप आर्टिस्ट नहीं है? कैसे जुगाड़, फिर तो जुगाड़ से करती होंगी? हाँ बिल्कुल, जुगाड़ से करती है। इतने क्या साल करती हैं? मेरे को भी इंडस्ट्री में 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। 15 साल तक ये तो नहीं था कि मैं बॉलीवुड में काम नहीं कर रही थी, बॉलीवुड में और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी काम कर रही थी। बट क्या होता था, अगर आपको सेट पे अपने काम को रिप्रेजेंट करना है तो आपको यूनियन के मेंबर्स को असिस्टेंट के तौर पे रखना पड़ता था, जिनकी रेम्यूनरेशन आपकी रेम्यूनरेशन से शेल आउट होगी। यू हैव टू शेयर योर रेम्यूनरेशन। मतलब आप जो भी मिलेगा आप बांटेंगे उसमें? हम दो जन, आपको ना बांटने की जरूरत हो। हाँ ना, बेशक अगर आप क्वालिफाइड हो, आपको बांटने की जरूरत, पर आपको बांटना पड़ेगा क्योंकि आप नॉन मेंबर हो, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। ओहो। तो कई बार या तो आप कैरावान में छुप छुपा के काम करो, या आप होटल रूम में तैयार करो एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, और फिर सेट पे कोई और जाएगा आपके काम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इतने सालों से इंडस्ट्री में बहुत सारी मेरी जैसी महिलाएं थी, काम कर रही थी, वो सब ऐसे ही कर रही थी। तो आपने बताया कि जैसे मान लीजिए आप चली गई और किसी तरह से कर रही हैं वहाँ लड़कियां, तो फिर रेड हो जाती है, यूनियन वाले आ जाते हैं, रेड करते हैं। तो जो क्या मतलब वहां से हटा देते हैं आप? हाँ बिल्कुल हटाते हैं, वो आपको, वो तो जनरेटर्स बंद कर देते हैं, शूटिंग स्टॉप हो जाती है। अच्छा। जो यूनियन था सो पावरफुल, जो शूटिंग स्टॉप कर देते हैं, फाइन लगा देते हैं। फाइन लगा देते हैं कि प्रोड्यूसर भी काम नहीं करेगा, डायरेक्शन डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, स्पॉटमेंट डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, इवन एक्ट्रेसेस या एक्टर्स के ऊपर भी बैन लग जाता है कि आप लोग भी शूटिंग नहीं करोगे। अच्छा, ये बताइए, मतलब हम तो फिल्म इंडस्ट्री को सोचते हैं, है ना, एक होता है लार्जर देन लाइफ, उनकी इमेज होती है, बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं, है ना, झूठ और सच बताते हैं, पुनरुत्थान करते हैं, सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ते हैं महिलाओं के लिए बड़े सारे। तो इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, एक्टर्स कुछ नहीं बोलते, सब शांत रहे इतने सालों तक कि महिलाओं की एंट्री बंद है, बैन है, उसके लिए हम कुछ करें? देखो, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, ऐसा नहीं है कि इन सबको पता नहीं था इस रूल के बारे में। और ऐसा भी नहीं था कि मैं बोलूँ कि इन लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया सिस्टम को चेंज करने के लिए। फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, बट कहते हैं खाली आवाज उठाने तक का मुद्दा नहीं था, यू हैव टू टेक अ लीगल बैटल, फाइट करना पड़ रहा था। अब लीगल बैटल फाइट करने के लिए somebody has to be really affected with it। तो जिसकी रोजी रोटी डायरेक्टली इफेक्ट होगी वही स्टेप उठाएगा। फिर भी कौन थे ऐसे चेहरे, नामचीन चेहरे, जिनको हम फिल्म के कहते हैं, जिन्होंने आपको कहा कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, या आपको बचाया, या आपको सहयोग किया? बताइए। कमल हासन जी, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। उन्होंने जब मुझे अपनी फिल्म में यूटिलाइज सर्विसेज ली थी, उन्होंने बहुत बार यूनियन से बात भी करी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, उनको नहीं करना चाहिए और सिस्टम को चेंज करना चाहिए। हम लोग देश को उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं और अभी भी हम बैकवर्ड, पुरानी सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो कमल हासन, अनुष्का शेट्टी, विक्रम, अभिषेक बच्चन, माधुरी दीक्षित, ऑल दीज पीपल हैव रियली सपोर्टेड।
इन सबके साथ मेरा एसोसिएशन रहा है, तो इन सब ने इमोशनली, मॉरली और यूनियन के साथ जैसे कहते हैं वार्तालाप करने में, टू कम टू अ कॉमन पॉइंट वेयर द मैटर शुड बी रिजॉल्व्ड, कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, उन सब ने कोशिश करी। फराह खान जी ने अपनी फिल्मों में बहुत बारी फीमेल मेकअप आर्टिस्ट को यूटिलाइज करने की कोशिश करी, बट क्या था कि ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, इट वॉज अ लीगल बैटल। तो इसको थोड़ा लीगली प्रोसीड करने के लिए somebody had to be really directly affected। जी, दमखम होना चाहिए, और फिर वही वाली बात है कि उस विश्वास को, हिम्मत को आगे ले जाने वाली बात भी है ना? अब आप ये देखिए, मेकअप डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो मेकअप आर्टिस्ट को। क्या होता है, अब हम लोग शूटिंग का देखें, एक शूटिंग की कॉस्ट कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए पर डे की रहती है। अगर 2 घंटे भी अगर एक मेकअप आर्टिस्ट के पीछे शूटिंग स्टॉप हो जाए तो प्रोड्यूसर का कितना लॉस होता है। तो मेकअप में nobody wants to go through so much of a losses। तो वो क्या कहते हैं, ठीक है यार, जो मिल रहा है उसके साथ काम चला, जो मिल रहा है काम चला। लेकिन ये काम चलाने वाली बात नहीं थी, और आपने इसे साबित कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चारूख खुराना ने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी, और किस प्रकार से लड़ी, कितनी लंबी रही, इसके बारे में बात करेंगे। तेजस्वी ने छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। दुनिया जाए तेलेने जाने दो ना। अभी तो बहुत है यार। पेश है दुनिया का माइलेज चैंपियन नई बजाज प्लैटिना। आपने कहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 तक पूरी हो जाएगी। मैंने इस महीने की 20 का होगा। इस महीने की भी 20 निकल गई। फ्लैट का पोसेशन? मेरा मतलब ये वाली 20, ये वाली ना, मतलब हाँ वही है। बस, अगर अब आपने फ्लैट का पोसेशन नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ कंज्यूमर फोरम जाएंगे। और मैंने कौन सा लिख के दिया क्या कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में पूरी होगी? जी, ये क्या कह रहे हो आप? ये कंज्यूमर फोरम गए तो आप भी गए? क्योंकि बिल्डर और बायर के बीच में ये एग्रीमेंट जरूरी है, जिसमें ये लिखा हो कि कंस्ट्रक्शन कब पूरी होगी और पोजीशन कब मिलेगा। किसी की नजर ना लगे। बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। 70 के दशक से पूर्व भारत को दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था, परंतु हरित क्रांति के पश्चात इस देश में अन्न की पैदावार इतनी बढ़ गई कि न केवल वो हमारे लिए पर्याप्त था, वरन उसका निर्यात भी होने लगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाद्यान्न की इस तरह बर्बादी करें। भगवान श्री कृष्ण ने हांडी में बचे हुए एक दाने से भोजन करके ये संदेश दिया कि अन्न का आदर करो। अन्न का अनादर ईश्वर का अनादर है। अन्न का सम्मान हो, ये हमारी संस्कृति है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे पास विमेन मेकअप आर्टिस्ट जानी मानी, जिनका नाम है चारूख खुराना, तेजस्विनी हमारे साथ है। तो चारू, फिर आप कब गई? आप सुप्रीम कोर्ट में आपने केस लड़ा, कब ये कानूनी लड़ाई शुरू हुई? 2013 में मैं इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में परस्यू किया था। 2013 से, उससे पहले जो लड़ाई थी, पहले हम लोग हाई कोर्ट में भी गए थे बॉम्बे में। हाई कोर्ट से मैटर डिसमिस हुआ, फिर हम नेशनल कमीशन में गए। 5 साल तक हमने नेशनल कमीशन के साथ परस्यू किया इस मैटर को। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो उनकी देख रेख में वहाँ पर चारू वाली मैम थी, जो कि चेयरपर्सन थी, नॉट चेयरपर्सन, शी वाज वन ऑफ द मेंबर्स इन द नेशनल कमीशन। उन्होंने इस मैटर को परस्यू किया ममता शर्मा जी की प्रेजेंस में। तो वो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में, उनके संयोग के साथ ही ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। अच्छा, तो फिर उसके बाद किस तरह की बात रही? मतलब ये जो लड़ाई पूरी रही, उसमें फिर फाइनल आउटकम क्या रहा इसका? फाइनल आउटकम ये रहा कि मेरी जैसी और बहुत सारी फीमेल मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि ऑलरेडी मेंबर बन चुकी हैं। उनको आज़ादी मिल चुकी है अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। वो अपनी मर्जी से अपने प्रोफेशन को चूज़ कर सकती हैं, सेट पे जाके अपने काम की क्रेडिट ले सकती हैं, अपना इनकम का जरिया बढ़ा सकती हैं। तो ये आज़ादी है वुमेन के लिए। बहुत बड़ी मुझे बात लगती है कि हिंदुस्तान में लड़की आज़ाद हो गई बॉलीवुड में अपना नाम कमाने के लिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट। न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि जो तमाम टॉलीवुड, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, सब जगह अब काम कर सकते हैं। तो अभी इनरोलमेंट शुरू हो गया है? हाँ, इनरोलमेंट शुरू हो चुका है।
जी, तो अब आपका क्या इरादा है? आप भी अब इस ये एक नई जो आपको पावर मिली है इसके साथ और एक्सेल करना चाहते हैं? बिल्कुल एक्सेल करना चाहती हूँ और सबको बोलना चाहती हूँ कि आई एम बैक टू वर्क। जो भी मेरी सर्विसेज यूटिलाइज करना चाहे, एनी एक्टर्स, एनी एक्ट्रेसेस, आई एम बहुत दिल से काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बताइए कि ये जो जंग थी, लड़ाई थी, वो तो आपने जीत ली। ये बताइए कि ये मेकअप की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? मतलब क्या कैसे शुरुआत हो गई मेकअप की? और क्योंकि कई बार आदमी सोचता है कि मतलब बहुत सारे और ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें लोग सोचते हैं कि हम ये कर लें, मेकअप की तरफ लोगों का कम रुझान रहता है। मेकअप में रुझान ऐसे हुआ कि मेरा इंटरेस्ट, रुचि ऐसी बनी कि मैं स्कूल में बहुत अच्छी थी कलरिंग करने में। मेरे को कलर्स खेलना, मतलब अभी तक मुझे कलर्स ही पसंद आते हैं। मुझे बुक्स भी कभी ब्लैक एंड व्हाइट पसंद नहीं आती थी, तो मैं क्या करती थी, मार्कर से ना उसको पिंक, येलो, ग्रीन कर देती। तो हम दोनों ने ब्लैक पहने। ब्लैक बड़ा खूबसूरत रंग होता है। कलर होता है। तो कलर्स में हमेशा रुचि थी और पढ़ाई भी ऐसे पढ़ने में भी इतने इजी लगता था। जब तक कलर्स नहीं होते तो मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। तो कलर्स का इंटरेस्ट था। तो लकीली एक दिन मैं खुद, मेरे भैया की शादी थी, तो मैंने कहा चलो तैयार होके आते हैं। आपको इंसिडेंट्स बताऊंगी, आप हंसोगे मेरे ऊपर। तो मैंने बोला चलो अभी भाई की शादी, हम भी तैयार होके आते हैं, फर्स्ट टाइम, यू वांट टू गेट अ मेकअप, एंड घर में फर्स्ट शादी, यू वांट टू लुक नाइस। तो मैं गई, तो मैंने मेकअप अपनी तरीके से तो अच्छा ही कराया था, आई वेंट टू अ डिसेंट प्लेस टू गेट इट डन। पर जब मैं वापस आई, मैंने पिक्चर्स देखी, तो मेरे को बहुत ही अफसोस हुआ अपने आप को देखकर। तो मुझे लगा ये क्या है कि मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तेरा मेकअप ही ऐसा है। तो मुझे लगा यार ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, मुझे यही सीखना चाहिए, एटलीस्ट अपने आप को सुंदर बनाना, पिक्चर्स में कैसे सुंदर दिखा सकते हो, हाउ टू चेंज योरसेल्फ, ऐसे ये थोड़ा सीखती हूँ मैं। तो फिर मैंने अपना जो परस्यू किया, विद्या टिकारी दिल्ली में बहुत ही रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट है, उनके अंडर मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। तो जब मैं उनके पास गई तो अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए थी। पर जब मैंने उनके क्लाइंट्स देखे, या जब वो एक फेस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि आई थिंक क्रिएटिव फील्ड है, उसमें कोई बैक होमवर्क नहीं लेके जाना पड़ता कि अकाउंट्स सबमिट कराने हैं, होमवर्क करना है वापस, एक रूटीन लाइफ नहीं था, यू हैव टू डू इट एवरी डे। तो मुझे लगा कि ये मेरा इंटरेस्ट है और इट्स एन फ्री काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तुम अपनी कलर्स के साथ, अपने हाथों के साथ एक्सप्रेस कर सकते हो किसी के चेहरे को। मतलब बहुत क्रिएटिव लाइन। तो आपने तो अपने इन हाथों से कई चेहरों को संवारा है, निखारा है, हम कहेंगे जादू सा किया है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को आपने इंटरव्यू किया है, और इंटरव्यू कह रही हूँ, आपने मेकअप किया है, और ओबामा के साथ तो आपकी तस्वीर भी अखबारों में छपी जब ये फैसला हुआ था। तो ये बताइए किस तरह की सेलिब्रिटीज़ को आप सजाती संवारती रही, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? अभी तक तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, सबके साथ ही मेरा जो एसोसिएशन है बहुत अच्छा रहा है। बट रिसेंटली मैंने बराक ओबामा जी के साथ मेरा एसोसिएशन रहा था व्हेन ही वाज इन इंडिया इन जनवरी। तो बहुत अच्छा था उनके साथ एक्सपीरियंस, काम करने का भी अच्छा लगा। ही वाज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, एंड बहुत लकी समझ रही थी मैं अपने आप को कि हिंदुस्तान में सब मेकअप आर्टिस्ट में से मुझे चुना गया उनका मेकअप करने के लिए। तो बहुत ही इस्टीम और रिस्पेक्टफुल फीलिंग आई थी जब मैं उनके साथ एसोसिएटेड हुई थी। जी, और हमने सुना मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी मैंने, बिकॉज मेरा मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ पहले एसोसिएशन रह चुका है, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट मिस्टर ओबामा सेकंड एज अ टॉपिंग। तो बहुत अच्छा रहा। तो कैसा लगता है जब इतने बड़े बड़े हस्तियों को, और वो हस्तियां जो कि देश और विदेश और दुनिया में नामचीन हस्तियां होती हैं, जब उनके चेहरों को हाथ लगाती हैं और मेकअप से उनको और संवारती हैं, कैसी फीलिंग आती है उस समय? डर लगता है, थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो जाते होंगे? थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी हस्तियां होती हैं, एक टाइम लिमिट भी होता है, और एक होता है कि कुछ गलती ना हो जाए, देयर इज नो स्कोप फॉर मिस्टेक्स, उसको करेक्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता। सो यू हैव टू, जो भी करते हो आपको सोच समझ के, आपको ये होना चाहिए कि आपने जो किया है वो 100% सही है, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में ही खत्म होना चाहिए। तो कोई ऐसा किस्सा बताइए ना जिसके साथ में आपने मेकअप किया हो, और कुछ ऐसी यादें होती है सारी जिंदगी आपके साथ रह जाती हैं। हम लोग अभी एक मूवी शूट के लिए जॉर्जिया गए थे। अच्छा। तो वहाँ पर ऐसा था कि ना खाने को था कुछ, वहाँ पर -20 डिग्री टेम्परेचर था, ना बाथरूम में लैचेस थे, ना सोने के लिए ब्लैंकेट्स थे, बट फिर भी टीम स्पिरिट इतनी अच्छी थी, सब में जोश इतना था कि सबने सिर्फ अंडे और आलू खाकर 30 दिन गुजारे, विदाउट ब्लैंकेट्स, विदाउट टॉयलेट में लैचेस, विदाउट गर्म पानी। वहाँ पर ऐसा था कि इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल नहीं थी, सोलर से
जो पानी गर्म होता है वो सोलर लाइट से होता था, तो -20 डिग्री टेम्परेचर है, बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो आप कहाँ पर गर्म पानी को एक्सपेक्ट करते हो। पर वो जो रिलेशनशिप था कि सब में वो स्पिरिट जो था काम करने की, टीम स्पिरिट जो थी वो बहुत अच्छी थी, और वो मेमोरीज बहुत अच्छी थी कि सब ने कितने मिलकर कितने डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ काम किया। जी अच्छा, ये बताइए कि अगर फिल्मी हस्तियों की हम बात करें, टॉप जो आपके एक्ट्रेसेस हैं उनकी बात करें, एक्टर्स की बात करें, किनका चेहरा आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है? सूटेबल, ये तो जिस चेहरे को आपको लगता है कि इसमें कुछ भी किया जा सकता है, जिस चेहरे को आपको लगता है कि इसको कुछ से कुछ बनाया जा सकता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं ना कि आप उनको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा इज़ वन फेस जो कि मुझे बहुत ही वर्सेटाइल लगती है। शी प्लेज, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट किरदार प्ले भी किए हैं, उनका मेकअप भी हर मूवीज में डिफरेंट होता है, तो मुझे लगता है वो एक चेहरा ऐसा है कि जिसको आप बहुत डिफरेंट दिखा सकते हो अपने मेकअप स्किल्स के साथ। दीपिका पादुकोण इज़ वन फेस जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। मैं आई वुड लव टू कि मैं उनके साथ काम कर सकूँ, आई वुड लव टू वर्क फॉर हर। करीना कपूर, कैटरीना कैफ, ऑल ऑफ दीज फेसेस आर द ब्यूटीफुल कैनवस। तो अगर आप लोग का कैनवस अच्छा है तो आप उसके ऊपर जो भी पेंटिंग बनाते हैं बहुत ही फ्लॉलेस बनती है, मुझे ऐसा लगता है। बट ईच फेस इज यूनिक, आई विल नॉट से दैट कि एक पर्टिकुलर फेस अच्छा होता है। चैलेंजिंग फेसेस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर एन आर्टिस्ट टू पुट अ कैन पेंटिंग ऑन। और अगर हम एक्टर्स की बात करें, या सिर्फ आप एक्ट्रेसेस को ही ज़्यादा तरजीह देती हैं? नहीं, मैं एक्टर्स के साथ भी मेरा बहुत अच्छा एसोसिएशन है। मैंने मिस्टर कमल हसन, मिस्टर विक्रम, धनुष फ्रॉम साउथ, विजय, आई वर्क विद ऑल, अभिषेक बच्चन, अमिताभ सर के साथ भी मेरा एसोसिएशन रहा है। अमिताभ जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, खासतौर से मेकअप को लेके अगर हम बात करें? बहुत अच्छा था। कई बार लोगों की अपनी भी, क्योंकि चेहरा तो आदमी का अपना ही होता है और वो नहीं चाहता कि इस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप करें। बहुत सारी ताकीद जो है वो जो होते हैं वो खुद भी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं और ऐसा नहीं करो, तो किस तरह का? नहीं, अगर कोई कहता भी है ना तो उनका देखिए, आप एसोसिएशन सिनेमा इंडस्ट्री के साथ इतना रहा होता है कि थोड़े टाइम के बाद हर एक को समझ में आने लग जाता है कि ये मेरे लिए पॉजिटिव सूट करता है, ये मुझे नहीं सूट करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी अगर कोई एक्टर आपको गाइड कर रहा है कि मेरे को ऐसा करो कि वो गलत कह रहा है। यू कैन डू बेटर, बट आई थिंक एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग का स्कोप हमेशा रहना चाहिए, ताकि दोनों तरफ आर्टिस्ट भी और करने वाला भी कंफर्टेबल हो काम करने के लिए। अच्छा, कई सारी फिल्में भी तो आपने की हैं। फिल्मों का एक्सपीरियंस कैसा है एज अ मेकअप आर्टिस्ट? बहुत ही अच्छा रहता है, बिकॉज वो 3 घंटे आप अपने काम को सिनेमा में जाके देखते हो और आपको पता चल जाता है काश मैंने ये बाल सेट किए होते तो ये ऐसे नहीं दिखते, या ये इस टाइम पे मैंने मेकअप बहुत सुंदर किया था, शी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो वो जो 3 घंटे में होता है ना, रिपोर्ट कार्ड मिलती है जैसे स्कूल में हमको, तो हमें एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है कि हम अपने काम को ही अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैसा किया, स्टेबिलिटी थी, कहाँ पर फ्लॉज थे, कहाँ पर हम बेटरमेंट का स्कोप था, तो यू अंडरस्टैंड एंड यू इम्प्रूव विद दोस। अच्छा, एक तो हो गया मेकअप जिसमें आपने चेहरे को सजा धजा दिया, लेकिन एक होता है बिल्कुल आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, कुछ का कुछ बना दिया, जिसमें तमाम तरह की फिल्में हैं। जैसे हम लोग स्पेशल, उसको हम कहते हैं स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप। मैंने उसमें मास्टरी की है सिनेमा मेकअप स्कूल से। उसमें क्या होता है, जैसे 20 साल का बंदा है, अगर हमने उसको 40 इयर्स का दिखाना है तो एजिंग कैसे फैक्टर हम लोग दिखाते हैं, रिंकल्स कैसे दिखाते हैं, तो वो सब की हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो दैट इज किसी को ब्लड इफेक्ट का दिखाना है, या वूंड दिखाना है, या बुलेट शॉट दिखाना है, या किसी को हमने स्क्रैचेस दिखाने हैं, चोट लगी, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स इन स्पेशल इफेक्ट। सो इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। ये भी इट्स अ वेरी पैशनेट फील, आपको यू हैव टू बी लॉस्ट इन इट टू डू दैट। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि 2 घंटे की, अब तो 3 घंटे की फिल्में भी कम ही बनती हैं, 1.5-2 घंटे की फिल्मों को करने में एक लंबा टाइम लगता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम इस फील्ड की बात करें तो इसमें कितना ज़्यादा आपको अपना मेहनत, अपना काम डालना पड़ता है, जो कि हम सिर्फ 1.5-2 घंटे की फिल्म देख के निकल जाते हैं? सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपको अपडेट, क्योंकि लेटेस्ट मेकअप का है कि लेटेस्ट नए प्रोडक्ट्स रोज़ मार्केट में नहीं आते हैं, एंड हम लोग डिफरेंट कैमरा लाइटिंग्स के साथ काम करते हैं। कई बार हम लोग रेड कैमरा यूज़ करते हैं, कई बार हम नॉर्मल 2000 फ्रेम्स कैमरा यूज़ करते हैं। तो कैमरा की नॉलेज के साथ व्हाट प्रोडक्ट
क्या हम यूज़ करें जिसका कोरिलेशन बैलेंस बैठेगा, उसकी जो स्टडीज़ है आपको 24/7 करनी ही पड़ती है। यू हैव टू सिट डाउन विद द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की कौन सा स्किन टोन पे आप काम कर रहे हो, कितनी ब्राइट लाइट्स यूज़ कर रहे हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग एक आपको पहले बनानी पड़ती है, समझना पड़ता है, लुक टेस्ट करने पड़ते हैं, फिर जाके हम लोग लुक फाइनल करते हैं कि मूवी में हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे, ऐसा हम लोग प्रोसीड करेंगे। और अब तो ये है कि मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी शेल लाइफ भी बहुत कम होती है। अच्छा, तो इट्स नॉट दैट कि आप एक प्रोडक्ट है आप वो सालों साल चलाते रहें। तो शेल लाइफ इज़ वेरी स्मॉल फॉर द प्रोडक्ट्स। तो उनको भी अंडरस्टैंड करना है कि हर एक प्रोडक्ट हर एक स्किन के ऊपर अलग रिएक्ट करता है। तो इट्स एन ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट एंड एरर थिंग। आप सीखते हो अपनी मिस्टेक्स के साथ, ट्राई करते हो, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग पड़ती है कि कौन सी स्किन के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि कहने को तो आप सिर्फ मेकअप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको कैमरा की भी जानकारी होनी चाहिए, लाइटिंग की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपना क्राफ्ट भी पता होना चाहिए। और आप ये देखिए ना, हम लोग मूवी शूटिंग 12-12, 15-15 घंटे करते हैं। अब 12 घंटे अगर आप 24/7 हार्श लाइट्स के साथ आपके स्किन के ऊपर मेकअप होगा, वो भी अगर आपकी स्किन तो ब्रीथ नहीं कर पा रही, तो आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं शाम को पैकअप के बाद अपने क्लाइंट को क्या ट्रीटमेंट दूं ताकि उसकी स्किन अगले दिन के लिए एकदम फ्रेश हो जाए। तो अब जबकि आपने न सिर्फ अपना रास्ता खोला है फिल्म इंडस्ट्री में, बल्कि अपनी जैसी तमाम महिलाओं का रास्ता वहाँ खोल दिया है, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्या एम्बिशन है अभी लाइफ में? ऑनेस्टली मैं दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। जरूर बनेंगी आप। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जैसी और भी महिलाएं जो हैं, जो कि इस ट्रेड में आना चाहती हैं, जिनके पास किसी वजह से, किसी सोर्स की वजह से अगर वो लोग आगे नहीं पढ़ पा रही हैं, अगर उनका एसोसिएशन मेरे साथ होता है तो मैं चाहती हूँ मेरी जैसी 2-3 लड़कियाँ ज़रूर, कोशिश रहेगी कि मैं ला सकूं फिल्म इंडस्ट्री में। जी, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे और आपके हौसले को सलाम करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्विनी में हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी चारू खुराना, आज की हमारी तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।